Student, today topic is relativistic correction to Sommerfeld elliptic orbits. Very important topic, relativistic correction. What was the need to introduce relativistic correction to Sommerfeld elliptical orbits? Student, Sommerfeld pointed out that the origin of the fine structure of the spectral lines of hydrogen-like atoms was due to relativistic variation of mass of electron revolving in an elliptic orbit. In an elliptic orbit, velocity of electron varies, becoming very large when electron passes close to the nucleus. स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होते हैं, जिसको हम पेरिजी बोलते हैं या पेरिहीलियन डिस्टेंस. पेरिजी का मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाईएस्ट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फास्टेस्ट व्हेन इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और जब वो न्यूक्लियस के पास होता है तो इतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है कि इट बिकम्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट. and then and any particle which moves with velocity of the order of speed of light, then relativistic effects are taken into account. तो यही मैंने लिखा है, in an elliptic orbit velocity of electron varies, becoming very large when electron passes close to the nucleus according to STR. STR कहाँ लगता है? जब पार्टिकल की velocity of the order of speed of light हो, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये m है, ये m0 है. m0 को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m इज मूविंग मास, m इज रिलेटिविस्टिक मास. मास बिकम्स फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मास भी इंक्रीज होता है, यानी मास बिकम्स वेरिएबल. सो वन कैन शो दैट डिस्क्राइबिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in an elliptical orbit in non-relativistic case. Earlier I was discussing non-relativistic case, लेकिन today I am to take into account relativistic correction. So one can show that describing path of electron in an elliptic orbit in non-relativistic case is to be replaced by the following equation when relativistic variation of mass is taken into account. Student, these two formulae you are seeing, ये फॉर्मूला मैंने पहले डिराइव किया था वीडियो नंबर 4 में. 4th वीडियो में ये मैंने प्रूव किया था एटॉमिक फिजिक्स. 1 में r इक्वल टू 1 प्लस लिटिल ई कोस फाई ओवर a इंटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर. लिटिल ई एक्सेंट्रिसिटी, फाई अजीमुथल एंगल, a सेमी मेजर लेंथ, r डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन तो इलिप्टिक ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस इज at one of the foci of ellipse. ये फॉर्मूला कब यूज होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में. और ये फॉर्मूला कब यूज होता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट. व्हेन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, देन cos के आगे जो फाई है, दैट फाई विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा फाई. तभी मैंने लिखा कि दिस इक्वेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इलिप्टिक सोमरफेल्ड इलिप्टिक ऑर्बिट. Delta stands for what? Delta is a number whose value is less than unity. और इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. That derivation is beyond the scope of your syllabus. You just retain delta square equal to 1 minus z square alpha square divided by k square. K stand for Sommerfeld azimuthal quantum number. Alpha stand for fine structure constant. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की सेट स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 over 137. फार्मूला ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज दिस. बोहर थ्योरी में भी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की बात की जाती है. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज 2 by लिटिल ई स्क्वायर, डाउनस्टेट में hc, साथ में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1 over 4 pi epsilon 0. सो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus z square divided by k square. Now this alpha is incorporated here. अल्फा की वैल्यू आप याद रखें. इस अल्फा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. अल्फा स्क्वायर, ये देखो, ये अल्फा और ये स्क्वायर. सो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 minus z square, ये लिटिल e की पावर 4, लिटिल c का स्क्वायर, और ये 1 by 4 पे एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर,
और ये k स्क्वायर, ये देखो, और ये h का स्क्वायर, और ये 2 pi. Another way of writing it can be written like this. There must be some reason. और ये होल स्क्वायर, लिटिल c स्क्वायर तो मैंने लिख के लिया. स्टूडेंट आपको याद होगा विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन में मैंने आपको एक सेकंड इंटीग्रल बताया था. इफ यू रिमेंबर, साइक्लिक इंटीग्रल p सफिक्स फाई d फाई इज इक्वल टू के एच. और जब ये सर्कुलेशन हटता था तो ये लिमिट बनती थी 2 पाई, 0 से 2 पाई इज इक्वल टू के एच. एंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट. तो इसको बाहर ले लेते थे, p सफिक्स फाई d फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट आ जाएगी 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू के एच. सो कॉन्सिक्वेंटली p सफिक्स फाई इज इक्वल टू के एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. k जो है सोमरफेल्ड क्वांटम नंबर है जिसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है, हाईएस्ट वैल्यू n. k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ये याद रखिए. सो p सफिक्स फाई इज क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीटाइज्ड, क्योंकि k इज रनिंग फ्रॉम 1 2 3 n so on up to n. सो ये kh और 2 पाई क्या है, p सफिक्स फाई. सो इसीलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, p सफिक्स फाई और ये स्क्वायर. सो ये डेल्टा स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब एक ये डायग्राम आप देखिए, ये तो न्यूक्लियस हो गया, और जो ये इलिप्स मैंने दिखाया ब्लू कलर से, इलिप्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन देखिए. दिस इज वन ओरिएंटेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज डबल एरो, सेकंड ओरिएंटेशन ऑफ इलिप्स, ट्रिपल एरो, अनदर ओरिएंटेशन ऑफ इलिप्स. यानी इलिप्स जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी इलिप्स की अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं. यानी इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है अगले ऑर्बिट में, फिर इलिप्स अगले में आ गया, फिर इस तरीके से ऐसे चलते चलते बाहर आएगा. कहने का मतलब ये इलिप्स की दो पोजीशंस मैंने यहाँ पे दिखाई. इन दो पोजीशन के बीच में जो एंगुलर वेरिएशन है दैट इज डेल्टा फाई, विच इज डिफाइंड एज, ये आप याद रखिए 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा माइनस 2 पाई. ये फिगर क्या चीज है, इस फिगर का क्या नाम है, प्रिसेशन. किसकी प्रिसेशन हो रही है, इलिप्टिक ऑर्बिट की. इसको रोजेट भी बोलते हैं, ROSETTE. तो दिस इज रोजेट फिगर, ये रोजेट फिगर है, ये देखिए इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो इसको टच करता हुआ जाएगा. तो रोजेट फिगर किसकी है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, हाइड्रोजन एटम. कब, व्हेन रिलेटिविस्टिक करेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट. और मैंने पहले भी बताया था व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज फाइनाइट देन टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था, माइनस टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव 2 पाई स्क्वायर म्यू. म्यू इज रिड्यूस्ड मास, लिटिल e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, लिटिल n स्क्वायर h स्क्वायर. टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, inversely proportional to n square. It is always negative. So this is equation number 1. Now I shall discuss the relativistic effects. Relativistic correction क्या है, वो expression मेरे को अब लिखने जाना है. Student, this is the expression of total energy which is minus 2 pi square mu little e की power 4 z square और 4 pi epsilon 0 whole square n square h square. This formula is valid when we have not taken into account relativistic correction and we have considered finite mass of nucleus. तभी तो ये mu जो है reduced mass of electron है. reduced mass of electron जब भी एनर्जी के एक्सप्रेशन में दिखाई दे तो समझ लेना कि न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है, न्यूक्लियस इज इन मोशन, बट दिस फॉर्मूला मीन विदाउट रिलेटिविटी करेक्शन. लेकिन टॉपिक का नाम है रिलेटिविटी करेक्शन. रिलेटिविटी करेक्शन हो तो हाउ दिस फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी विल बी मॉडिफाइड एंड व्हाई रिलेटिविटी करेक्शन, व्हाट्स द रीजन. रीजन मैंने आपको बता दिया था, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स gigantic, very huge, then variation of mass is to be taken into account. So the same expression is obtained for energy of elliptical orbit. जब हमने elliptical orbit लिया था तब भी एनर्जी का एक्सप्रेशन यही आया था. इसके जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने यही प्रूव किया था कि एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है दैट इज solely dependent on n, doesn't depend on azimuthal quantum number.
So same expression is obtained for energy of elliptical orbit as in case of Bohr orbit. Thus total energy does not depend on azimuthal quantum number k. And you know azimuthal quantum number k is related with minor axis of ellipse and total quantum number is related with major axis of ellipse. Why? Because the ratio you know k over n is equal to b divided by a. So k is related with b, n is related with a. So however, if relativity is also taken into account, if relativity is also considered, a very slight dependence on k will result. Namely, तो ये जो है टोटल एक्सप्रेशन एनर्जी का बनेगा, ये तो टर्म आएगी दिस इनटू वन, लेकिन एक और एडिशनल टर्म आ जाएगी विदाउट रिलेटिविटी करेक्शन. सिर्फ यही टर्म है, लेकिन व्हेन रिलेटिविटी करेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट तो ये वाली टर्म भी साथ में इसके हैं. तो इसीलिए ई सफिक्स पहले एन था क्योंकि दैट वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन एन. अब ई सफिक्स एन कॉमा के भी आ गया, यानी जो रिलेटिविटी करेक्शन इज एब्सेंट तो ओनली एन है. व्हेन रिलेटिविटी करेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट तो फिर के पे भी डिपेंडेंस टोटल एनर्जी का होगा. सो ई सफिक्स एन के इज इक्वल टू ये सारा कुछ फिर दोबारा मैंने लिख दिया ब्रैकेट 1 प्लस समथिंग, एंड समथिंग इज अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिटिल एन ब्रैकेट में 1 बाई के माइनस 3 बाई 4n. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिटेन करना है मेमोरी में. वेयर अल्फा एज यूजुअल सोमरफेल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट व्हिच इज 2 पाई लिटिल ई स्क्वायर ओवर hc into 4 पाई एप्सिलॉन 0. सो टोटल एनर्जी w से भी डिनोट होती है कैपिटल ई सफिक्स n कोमा के सफिक्स लिखना जरूरी है क्योंकि राइट साइड में k भी आ रहा है n भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं. n इज टोटल क्वांटम नंबर, k is azimuthal quantum number, rather Sommerfeld azimuthal quantum number. So E suffix n comma k is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 का होल स्क्वायर 2 pi स्क्वायर. ये सब अब छोटा सा ट्रिक लगा रहे हैं, HC से ऊपर मल्टीप्लाई HC से नीचे मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट में 1 प्लस ये सब कुछ आ जाएगा. तो स्टूडेंट अब क्या हुआ, ये HC तो है ही है, जेड स्क्वायर अलग लिख दिया, एन स्क्वायर अलग लिख दिया, ये सी एच इंटू एच स्क्वायर इज एच क्यूब, और ये लिटिल सी तो है ही है. ये मैंने पहले भी एक आध बार बताया था वीडियो में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज फाइनाइट. जब मास ऑफ न्यूक्लियस इनफाइनाइट होता है तो रिडबर्ग कांस्टेंट का सिंबल आर सफिक्स इन्फिनिटी था. जब मास ऑफ न्यूक्लियस फाइनाइट है तो मैंने आर सफिक्स जेड लिखा था. वो आपकी ऑप्शन है सफिक्स जेड लिखना है या नहीं लिखना. सो W इज इक्वल टू ई सफिक्स एन कोमा के इज इक्वल टू माइनस ये तो हो गया क्या आर, और ये HC साथ में जेड स्क्वायर डाउनस्टेयर में एन स्क्वायर, ये एनर्जी है. तो स्टूडेंट RHC, जब भी RHC तीनों चीजें इकट्ठी हो जाए वो भी एनर्जी होती है. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन RHC की जो वैल्यू होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. RHC कैरीज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी. एनर्जी के एक्सप्रेशन में RHC आएगा ही आएगा. ब्रैकेट में ये तो एज इट इज चल रहा है. सो टर्म वैल्यू हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफाइन करते हैं. टर्म वैल्यू विच इज माइनस टी सफिक्स एन इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई HC. सो टर्म वैल्यू टी सफिक्स एन क्या आ गया माइनस W और HC. टर्म वैल्यू इज टी सफिक्स एन, तो ये माइनस और W का एक्सप्रेशन तो है ही माइनस में, और ये HC तो है साथ में एन स्क्वायर, HC कैंसिल और ये सब. तो ये कैपिटल R जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस दिस समथिंग. तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक टर्म आ गई और प्लस ये दूसरी टर्म आ जाएगी जेड स्क्वायर जेड टू पावर 4. ये फर्स्ट टर्म तो पहले भी आता था वेव नंबर, जब न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट था तब भी आता था, जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट था तब भी ये टर्म आती थी. यानी ये टर्म तब आती थी जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट. लेकिन व्हेन रिलेटिविटी करेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट तो एक एडिशनल टर्म आ गई. कुल मिला के ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही रिलेटिविटी करेक्शन है सेकेंड टर्म,
और यही तो टॉपिक है, रिलेटिविटी करेक्शन की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि अगर रिलेटिविटी करेक्शन को नहीं लेंगे तो फिर एच अल्फा लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर है डेट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो एक्सपेरिमेंटली एच अल्फा के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड ने बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन की थी। उसमें तो और भी हायर टर्म्स थी, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू पावर 4, अल्फा टू पावर 6। मैं अगर पूरा एक्सप्रेशन लिखने लगूं तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। स्टूडेंट प्लीज, मैंने अल्फा की पावर 4 वाली टर्म भी नहीं लिखी, एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा हुआ, मैंने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिखा है फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट ये तो टर्म आपको याद रही अल्फा स्क्वायर वाली। सो दिस इक्वेशन गिव्स द टर्म वैल्यू फॉर nth ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली लिखा है ये, क्योंकि अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो तीसरी टर्म में अल्फा टू पावर 4 आएगा, फोर्थ टर्म में अल्फा टू पावर 6 आएगा। सो सेकंड टर्म जो ये वाली है इन एक्सप्रेशन ऑफ 1 इज नोन एज आरसी। आरसी की फुल फॉर्म होती है रिलेटिविटी करेक्शन। इसको मैं अब डेल्टा टी से डिनोट कर रहा हूं। सो वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर जेड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन टू पावर 4 ब्रैकेट में एन वाई के माइनस 3/4। सो दिस इज रिलेटिविटी करेक्शन। मेन फोकस इस टर्म के ऊपर है। ये तो टर्म पहले भी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेकंड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्शन टर्म डेल्टा टी is due to what? Is due to relativistic variation of mass. क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी becomes very high, then relativistic effects are to be taken into account। और जब उन इफेक्ट्स को लिया जाता है तो डिटेल कैलकुलेशन बताती है कि टर्म वैल्यू का एक्सप्रेशन सिर्फ ये नहीं होता, रादर दिस प्लस दिस और भी टर्म्स जिनको मैंने नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ इतनी की ही जरूरत है। सो करेक्शन टर्म इज ड्यू टू relativistic variation of mass। तो मैंने इसको रीराइट किया। एक तो ये हो गया, फर्स्ट फॉर्म होगी, तो मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया इसमें। जब मैंने n कॉमन लिया तो यहाँ 1/k हो गया, यहाँ n नीचे आ गया, और उस n ने n की पावर 4 को n के ऊपर रख दिया। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी करेक्शन, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी करेक्शन, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी करेक्शन। r अल्फा स्क्वायर, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू इज 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अल्फा की वैल्यू 1/137 है, तो ये अगर सेंटीमीटर यूनिट में जाएंगे तो सोल्व करके ये 5.819 आ जाएगा। और यूनिट अल्फा के तो यूनिट होते नहीं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज यूनिटलेस, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, बट आर की यूनिट सेंटीमीटर -1 है। और डेल्टा टी जो आर अल्फा स्केल की, तो ये वैल्यू याद ही रख लो, आर अल्फा स्केल की वैल्यू क्या है 5.819, जेड टू पावर 4 और एन टू पावर 4 ब्रैकेट में एन वाई के माइनस 3/4। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी करेक्शन। सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी करेक्शन क्या आएगा, आर अल्फा स्क्वायर की जगह 5.819 जेड टू पावर 4 और एन क्यूब ब्रैकेट 1/k माइनस 3/4 n। थैंक यू।